नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं RO GS मॉक टेस्ट 57, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर RO के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन इस कोर्स से रिलेटेड प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की भी पुस्तक लेकर आया है, जो कि आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद सकते हैं या फिर घर बैठे Amazon फ्लिपकार्ट से इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये बुक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करिए। इस पुस्तक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। तो चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और यहाँ पर चलिए पहले प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई है और बोला गया सत्य वचन को चुनने को। वर्ष 2015 में कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और दूसरा है सतत विकास लक्ष्य संख्या 10 का संबंध आर्थिक समृद्धि से है। तो यहाँ पर टोटल आप सभी को पता है, जब भी हम SDG गोल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 17 SDG गोल्स हैं जो कि 2015 में टारगेट किए गए थे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 10 है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं है, रिलेटेड है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है। इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड जो गोल है वो SDG गोल 8 है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, तो फर्स्ट का ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अब क्लास देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और प्रश्न बन भी रहे हैं, चाहे मेंस में चाहे आपके प्रीलिम्स में। PCS में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और RO में भी आने वाली परीक्षा में पूरी संभावना है यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो एक एक गोल आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है पेपर में सुमेलित करने को दे दे, यहाँ पे गोल 1 गोल 2 गोल 3 ऐसे कर दे और फिर यहाँ पर आपको गोल्स दे दे और आपसे कहे मैच करो और ऑप्शंस को आपको मैच करने को दे दी। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, या फिर जैसे हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में डिस्कस किया वैसे भी प्रश्न बन सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। जो भी नए स्टूडेंट हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न बना है और पूरी संभावना है आगे आने वाले वर्षों में भी बनेगा। ठीक है, तो एक एक गोल को हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आपको दिख रही होगी स्लाइड। देखिए, सबसे पहला गोल जो है वो क्या है, नो पॉवर्टी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले गरीबी को हमें खत्म करना है। अब इसको इस तरीके से समझिएगा, मैं इसको एक स्टोरी की तरीके से आप लोगों को समझाती हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, गरीबी खत्म करना है। जैसे गरीबी खत्म होगी तो दूसरा टारगेट पूरा हो जाएगा। गरीबी खत्म, खाना मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा तो शरीर में ताकत आ जाएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब गरीबी भी खत्म हो गई, खाना भी मिल गया, हेल्थ भी अच्छी हो गई, अब पढ़ाई करो, तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर दो। जैसे ही पढ़ाई आएगी तो पढ़ाई आने से क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी आएगी सोसाइटी में। जो मतभेद है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो खत्म होगी, जेंडर इक्वालिटी आएगी। अब जेंडर इक्वालिटी भी है, बच्चा पढ़ भी रहा है, तो अब उसको पीने के लिए स्वच्छ पानी दो। ठीक है, स्कूल में तो पीने के लिए एक स्वच्छ पानी मिलेगा, और वहां पे जो भी पंखे वंखे चलेंगे वो किसके माध्यम से चलेंगे, क्लीन एनर्जी के माध्यम से। देखिए, 7वां गोल क्या है आपका, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, फिर 8वें में जब पूरी चीज व्यवस्था हो गई तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ही ना। अब ग्रोथ होगा, इंडस्ट्रीज डेवलप करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। 9वें पे हम आ गए, जिसके वजह से जो इनइक्वालिटीज हैं सोसाइटी में वो खत्म होने लगेंगी और हमारी जो सिटीज हैं वो एक सस्टेनेबल सिटीज में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ के जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करेंगे। ठीक है, और जब
हमारी सिटीज सस्टेनेबल सिटीज में कन्वर्ट होगी, लोग एक रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन करेंगे। उन सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है, हम इस तरीके से चीज़ों का उपयोग करें कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी चीज़ें बची रहे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है ना कि रिसोर्सेज का यूज आप इस तरीके से करिए कि आपके जो आने वाली जनरेशन है, आपके बाद वाली जनरेशन, उनके लिए भी चीजें बची रहे। तो 11वें में हमने सस्टेनेबल सिटीज की बात की, 12वें में हमने एक रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात की। और जब ये सब चीजें हम करेंगे तो हमारा 13वां गोल जो है, जो क्लाइमेट चेंज, वो तो फुलफिल होगा ही। अब क्लाइमेट चेंज सही हो गया है तो लाइफ बिलो द वाटर, ठीक है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको भी हम मैनेज करेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लाइफ ऑन द लैंड, उसको भी मैनेज करेंगे, और वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहेगा। और 17th वाले में तो पार्टनरशिप फॉर द गोल है। अब देखिए क्लास, इसको आप इसी तरीके से याद करिएगा। अगर 17 गोल याद करना है तो आंख बंद करिएगा, सोचिएगा गरीबी है, गरीबी को हटाओ, खाना दो। जैसे ही खाना मिला इंसान हेल्दी हुआ तो उसको हमने क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की, पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही एजुकेशन आया, जो जेंडर इक्वालिटी थी वो आई, ठीक है, जो जेंडर इक्वालिटी थी वो आई, इनइक्वालिटी खत्म हुई। ठीक है, अब इनइक्वालिटी भी खत्म हो गई, स्कूल में सब पढ़ रहे हैं तो उनको पानी चाहिए पीने के लिए, तो उनको एक स्वच्छ पानी दो, स्वच्छ पानी के साथ पंखा चाहिए तो पंखा दो, लेकिन ये पंखा किससे चलेगा, सोलर एनर्जी से चलेगा, क्लीन एनर्जी से चलेगा। ठीक है, अब बच्चे पढ़ लिख लिए हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही, और जैसे ही 8वें पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, 9वें पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने लगेगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज बनेगी। ठीक है, जिसकी वजह से सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज थी, कोई बहुत गरीब था, कोई बहुत अमीर था, ये जो इनइक्वालिटी थी ये खत्म होगी। हमारे जो हमारी जो सिटीज है वो सस्टेनेबल सिटीज बनेंगी, और लोगों का बिहेवियर कैसे होगा, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा। जैसे ही हम सस्टेनेबल की बात करेंगे, लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कि हमें कंजप्शन इस तरीके से करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे। ठीक है, और जब ये सब चीजें होंगी तो क्लाइमेट चेंज, आपको पता है क्लाइमेट चेंज पे हम ध्यान देंगे। एक बार क्लाइमेट चेंज सही हुआ तो एक्वेटिक की बात करेंगे, लाइफ बिलो द वाटर, और पानी में जो जीव जंतु है वो सही हुए तो अब टेरेस्ट्रियल, ठीक है, मतलब लैंड, लाइफ ऑन लैंड की बात हम कर रहे हैं। और ये सब चीजें कंप्लीट हुई तो आप क्या करोगे, पीस मेंटेन करोगे, सोसाइटी में पीस, और फिर इन्हीं सब चीजों के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे दूसरी कंट्रीज के साथ। इस तरीके से 2-3 बार पढ़ोगे, कभी भी एसडीजी गोल नहीं भूलेगा, मैं सच बता रही हूँ। चाहे एग्जाम में रिवाइज किया है, चाहे एग्जाम के समय नहीं रिवाइज किया, भूल गया रिवाइज करना, लेकिन नहीं भूलेगा। एक स्टोरी की तरह इसको समझते हुए चलना। चलिए दूसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान की बात की गई है। यह योजना वर्ष 1999 से क्रियान्वित की जा रही है। दूसरा है, इस योजना में राजस्थान की सर्वाधिक झीलों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान की जब हम बात करते हैं तो इट वाज इम्प्लीमेंटेड, दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड सिंस 2001, ना कि 1999। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ये 2001 होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट दिया है इस योजना के थ्रू राजस्थान में सर्वाधिक झीलें शामिल हैं, ये भी गलत है, कर्नाटक में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनपीसीए। कभी पेपर में अगर पूछ लिया एनपीसीए के बारे में तो याद रखिएगा, एनपीसीए 2 स्कीम्स थी। ठीक है, एक प्रोग्राम फॉर वेटलैंड था, वेटलैंड आर्द्र भूमि, ठीक है, और एक आपका था नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, जिसके बारे में अभी हमने बात किया। ठीक है, इन दोनों प्रोग्राम्स को एक साथ मर्ज करके एनपीसीए का गठन किया गया था, एनपीसीए बॉडी बनाई गई थी। तो यहाँ पर ये लिखा भी है, द नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक ecosystem is a program for wetland and lake that promote the conservation। क्योंकि हम यहाँ पे लेक की बात कर रहे हैं, वेटलैंड्स की बात कर रहे हैं, आर्द्र भूमि की बात कर रहे हैं। It was created by combining the National Lake Conservation Plan and National Wetland Conservation Program। तो ये चीज याद रखिएगा। कभी पेपर में अगर पूछा, नहीं पूछा है अभी तक, लेकिन अगर कभी पूछ लिया कि नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है, ये याद रखिएगा, का गठन किन किन 2
प्रोग्राम्स को आपके मर्ज करके बना, तो याद रखिएगा एक नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान था, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना थी, और एक आपका नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम था, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण योजना थी। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था, बस, इससे ज्यादा नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। और कर्नाटक में सबसे ज्यादा है, ये याद रखिएगा। चलिए थर्ड प्रश्न को देखते हैं। जिन स्टूडेंट को सेकंड प्रश्न नहीं आता था वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको याद रखना होगा, मैंने पहले भी बोला है कि वेटलैंड डे याद रखिएगा कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इंडिया में जो वेटलैंड्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां से प्रश्न बनते हैं। थर्ड, और आप सभी को पता है कि जब भी हम वेटलैंड की बात करते हैं तो हम रामसर साइट की बात करते हैं, ये सब पता है ना, तो इतनी चीजें क्लियर रखिएगा। थर्ड प्रश्न अब हम देखते हैं। राज्यसभा के सभापति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, असत्य की बात कही गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हम इतने दिन से टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कितनी बार ये लाइन आपको बताई है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सभापति के पद से हटने पर भी वह उपराष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है। इवन इफ ही स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन ही कैन कंटिन्यू एज अ वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड दिया है, वह धन विधेयक का निर्धारण नहीं कर सकता है। और आखिरी दिया है, जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा से कोई वेतन व भत्ता नहीं प्राप्त होता है। तो देखिए क्लास, ये आप सभी को पता है, जब भी हम राज्यसभा की बात करते हैं जो उपराष्ट्रपति है वो पदेन सभापति होता है, ठीक है। जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बनता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाता है, ठीक है। तो सभापति के पद से हटने पर भी वह उपराष्ट्रपति बना रह सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। वो उपराष्ट्रपति रहेगा तो वो सभापति बना रहेगा, ये चीज गलत है, ये आपका गलत है। और आप सभी को ये चीज पता होना चाहिए, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको सैलरी वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए नहीं मिलती है, उसको सैलरी मिलती है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होने के लिए, ठीक है। तो दूसरा आपका गलत है यहाँ पर, मतलब इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या है, थर्ड का बी। चलिए फोर्थ हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने के उपरांत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अपदस्थ मंत्रिपरिषद नई सरकार बनाने तक अपने पदभार का निर्वाह करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल आने के बाद लिखा है रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आपकी जो होती है वो फेल कर जाती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर लिखा है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे जब तक कि नई सरकार नहीं बन जाती, ये सही है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फोर्थ का बी आपका एकदम सही है। पहला कथन असत्य है, क्यों, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने के उपरांत राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, हम प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेल्योर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो कहाँ पर है, स्टेट में है। जैसे स्टेट को कोई डायरेक्शन दिया गया, स्टेट ने उस डायरेक्शन को नहीं माना, तब उस कंडीशन में प्रेसिडेंट अगर चाहे तो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, तो स्टेट में लगेगा ना। मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत राष्ट्रपति शासन की तो बात ही नहीं होती है, ये चीज अपने दिमाग में बनाए रखिएगा, वो ठीक है, वो एक स्टेट इमरजेंसी होती है। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, वो एक स्टेट इमरजेंसी है। जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक वही मंत्रिपरिषद ही मंत्रिपरिषद का कार्य करती रहती है। हम सेंटर की बात करें, नई सरकार के गठन होते ही मंत्रिपरिषद का कार्य भी समाप्त हो जाता है। तो चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए फिफ्थ प्रश्न को अब हम देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का उपबंध है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, ये डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61, 71, 59। आप सभी को पता है जब भी हम आर्टिकल 61 की बात करते हैं तो हम यहाँ पर इम्पीचमेंट की बात करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की। 61 की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर इम्पीचमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल होगा, जो सही उत्तर होगा वो है 71,
ठीक है। 71 जो अनुच्छेद है उसमें हम राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों के बारे में बात करते हैं। तो 5th का बी जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 72 की बात करें। चलिए 71 हो गया। 72 में पार्डन, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है ना कि वो क्षमा दान दे, क्षमा दान की शक्तियां प्रेसिडेंट के पास होती है ना, तो वो किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 72 में। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए, और 59 यहाँ पे दिया गया था ना, आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में क्या है? अलाउंसेस की बात की गई है, भत्ते की बात की गई है, राष्ट्रपति की परिलब्धियों एवं भत्तों की बात कही गई है। चलिए, और 61 मैंने आपको बता दिया, महाभियोग की बात की गई है, इम्पीचमेंट की। 6th प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पे राज्य दिया है, यहाँ पे लोकसभा सीट दी गई है। देखिए क्लास, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों से रिलेटेड प्रश्न पेपर में कई बार बना है। जो भी नए स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं, पुराने स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं कुछ समय से, उनको ये सब चीजें पता है क्योंकि वो पेपर दे चुके हैं, वो PYQs लगा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी नए स्टूडेंट अभी अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की सीटें कहाँ पर कितनी है, राज्यसभा की सीटें कहाँ पर कितनी है, ये पेपर में प्रश्न बना है और इसी तरीके से मैच द कॉलम के फॉर्म में बना था, ठीक है। तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको मैच करते हैं। सबसे पहले बोला गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। गुजरात की बात करें, गुजरात में कितनी सीटें हैं? 26 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 29, ठीक है, 29, और कर्नाटक में 28 सीटें हैं। तो इसको एक बार मैच कर लेते हैं। यहाँ पर ए का आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बी का आपका क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में 29 हो जाएगा और कर्नाटक में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6वें का ए आपका सही उत्तर है, ए, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं मैंने आपको बताया, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, गुजरात में 26 सीटें हैं। गुजरात में कितनी सीटें हैं? 26 सीटें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं 29, कर्नाटक में 28। चलिए 7वें प्रश्न को हम देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुने। फॉल्स स्टेटमेंट की बात की गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट को जरूर पढ़ लिया करिए, नहीं तो पेपर में गलती हो जाएगी। पहला दिया है भारत निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय है, ठीक है। दूसरा है संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्य की अहर्ता का वर्णन है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन की जब भी हम बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है जो कि एकदम सही है, जहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, तो मल्टी मेंबर बॉडी है, ये एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये कहीं पर भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है और यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया है फॉल्स स्टेटमेंट, जिसकी वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। 7th का बी आपका सही उत्तर है। अब देख लीजिए, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहले ये किस भाग में है, ठीक है, किस पार्ट में है? ये पार्ट 15 में है, ठीक है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 324 से 329 तक अनुच्छेद, अनुच्छेद 324 टू 329 याद रखिएगा। किससे रिलेटेड है? भारत निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है, जो कि पार्ट 15 में है। इतनी चीजें याद रखेंगे। यहाँ पर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक और चीज आप याद रखेंगे यहाँ पे, जब भी हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ध्यान से सुनिएगा, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वोटिंग एज को 18 कर दिया गया था, तो याद रखिएगा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, संविधान संशोधन से। किससे? 61st। ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो वोटिंग एज थी उसको घटाकर 18 कर दी गई थी 61st से, ठीक है। दूसरा आप क्या याद रखेंगे, पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सिंह। ये भी पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता रही हूं। इतने पॉइंट्स आप परीक्षा की दृष्टि से अपने दिमाग में बना के रखेंगे। चलिए
8वां प्रश्न अब हम देखते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटी दी गई है, देश दिया गया। क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको हमेशा बताया माइनिंग से, पावर स्टेशन से, हाइड्रो स्टेशन से, ठीक है, मिनरल से, ये ज्योग्राफी के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि पूछते हैं, चाहे वर्ल्ड में पूछे चाहे इंडिया में पूछे। तो जब भी मैं ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करूं तो एक जगह स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रियल सिटी देखो, खारकोव। खारकोव की अगर हम बात करें तो खारकोव कहाँ पर है? ये यूक्रेन में है, ठीक है। जब हम लियोन की बात करते हैं तो लियोन कहाँ पर है? ये फ्रांस में। इसको मैच करते हुए चलते, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग भी लगाइए इसको टिक। जब हम खारकोव की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? ये यूक्रेन में है, ठीक है। लियोन की अगर हम बात करें, लियोन कहाँ पर है? लियोन आपका फ्रांस में है, ठीक है। फिलाडेल्फिया कहाँ पर है? फिलाडेल्फिया अमेरिका में है। और वाल्परेजो कहाँ पर है? चिली में। तो यहाँ पर आपका हो गया 4, ए का 4 यहाँ पर दिया गया है, बी का 1, ठीक है, बी का 1 हो गया, ठीक है। फ्रांस, फिलाडेल्फिया अमेरिका हो गया, और वाल्पराजो ये आपका हो गया 3rd। तो सी आपका सही उत्तर है। एक बार हम लोग देख लेते हैं, 8वें का आपका सी सही उत्तर है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब हम खारकोव की बात करें जो कि यूक्रेन में है, ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है। यहाँ पर मशीनरी और इंजीनियरिंग के लिए, उद्योग के लिए ये फेमस है, ठीक है, मशीनरी और इंजीनियरिंग के। लियोन जो कि आपका फ्रांस में है, ये भी एक औद्योगिक इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे कि हमने प्रश्न में आपको बताया। लियोन, ठीक है, यहाँ पर ये रेशमी वस्त्रों के लिए फेमस है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लियोन किस चीज के लिए फ्रांस में फेमस है? रेशमी वस्त्र के लिए। पेपर में प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया किस कंट्री में दिए गए हैं ये पूछ सकता है, या फिर ये इंडस्ट्रियल एरिया किस चीज के लिए फेमस है ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। फिलाडेल्फिया के लिए जब हम बात करते हैं तो ये किसके लिए फेमस है? लोकोमोटिव के लिए फेमस है, ठीक है। और ये कहाँ पर है फिलाडेल्फिया? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में है, ठीक है। वाल्पेरेजो की जब हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया है ये चिली में है, ठीक है। ये किस चीज के लिए फेमस है? ये ऑयल रिफाइनरीज के लिए फेमस है और शराब उद्योग के लिए भी फेमस है, तो याद रखिएगा क्लास। चलिए 9 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित जल संधियों में से कौन कौन सी जल संधि सुमेलित है? चलिए सुमेलित पूछा गया है, कौन कौन सी सुमेलित है? तो टॉरस स्ट्रेट दिया गया है जो कि पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ठीक है। फिर उसके बाद फोवरेक्स जल संधि दिया है तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच में। फिर आखिरी में आपको दिया गया बॉक्स जल संधि जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य में है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका पहला और दूसरा टॉरेक्स जल संधि पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, और फोरवेक्स जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच में। ये दोनों एकदम सही है, लेकिन जो बॉक्स जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका, ठीक है। जब हम बॉक्स जल संधि की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है। किसके किसके बीच में है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। और ये जल संधि जो है, जो बॉक्स जल संधि है, वो तस्मान सी को दक्षिण सागर सी के बीच में जोड़ती है, कनेक्ट करती है। यहाँ पर देख लीजिए टॉरस स्ट्रेट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा स्ट्रेट है? ये टॉरस स्ट्रेट है, दिख रहा है क्लास। और यहाँ पर देखिए पपुआ न्यू गिनी है, ठीक है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। इन दोनों के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? टॉरस स्ट्रेट है, जो कि हमने आपसे डिस्कस किया। अच्छा, ये ना पपुआ न्यू गिनी का नाम याद रखिएगा, एक बार पेपर में प्रश्न पूछा गया था, मुझे याद आ गया तो मैं बता दूं। साउथ अफ्रीका की, हाँ साउथ अफ्रीका की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए थे, ठीक है, उसी में पपुआ न्यू गिनी भी दिया गया था। और पूछा था इसमें कौन सा कंट्री है जो कि आपके साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में नहीं प्रेजेंट है, तो आंसर ये था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने बता दिया आपको। प्रश्न आपको समझ में आया होगा। साउथ अफ्रीका की बात की गई थी। साउथ अफ्रीका में जो जो कंट्रीज है उसमें से कुछ कंट्रीज के नाम लिए गए थे, उसमें एक ये भी नाम लिया गया था पपुआ न्यू गिनी, और पूछा गया था इसमें से कौन सी कंट्री साउथ अफ्रीका में नहीं है, आंसर ये था। तो ये याद रखिएगा, टॉरस स्ट्रेट किसके किसके बीच में है? टॉरस स्ट्रेट आपका पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। फोवेक्स जल संधि की बात करेंगे तो ये आपका तस्मान सागर और दक्षिण सागर को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर जब हम बात करते हैं फोबेक्स जल संधि की, ये तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है और न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप और स्टीवर्ट द्वीप से अलग करती है। ठीक है। बॉक्स जल संधि की बात करेंगे तो ये भी तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच स्थित है और ये जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। चलिए 10वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। महासागरीय जल में पाए जाने वाले निम्नलिखित लवणों को उनकी मात्रा के आधार पर ज्यादा से कम की ओर व्यवस्थित करिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, मैग्नीशियम सल्फेट दिया है, पोटेशियम सल्फेट दिया है और मैग्नीशियम क्लोराइड दिया है। तो क्लास में आपको बता दूं सबसे ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है जब हम ओशियनिक वाटर की बात करते हैं। तो 4th हो जाएगा, उसके बाद आपका मिलता है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। फिर आपका मिलता है पोटेशियम सल्फेट और लास्ट में कैल्शियम कार्बोनेट। तो 10th का डी आपका सही उत्तर है। एक बार हम रेशियो देख लेते हैं डी में, ठीक है। जब हम बात करते हैं, देखिए महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम NaCl बोलते हैं। NaCl की कितनी मात्रा होती है? 77.8%। लेकिन इस प्रश्न में आपको NaCl ऑप्शन में नहीं दिया था, ठीक है। यहाँ पर NaCl नहीं दिया था सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के बाद क्या मिलता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि 10.9%। फिर मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, फिर कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.5%, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3% और मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो 0.2%। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम ये परसेंट याद करना क्या पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये याद रखिएगा जो हाईएस्ट अमाउंट जो होता है, हाईएस्ट परसेंटेज जो होता है, जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो सोडियम क्लोराइड की होती है, ये याद रखिए। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड की होती है, ठीक है। फिर आप याद रखिए एक क्लोराइड की बात हम करें, मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम सल्फेट की, बस। या प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। परसेंटेज ऐसे नहीं पूछेगा कभी भी, उतनी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं याद रहती है, ठीक है। क्लास के बाद मुझे भी नहीं याद रहेगी कि क्या परसेंटेज था, ठीक है। ये मैं आपको एक ऑनेस्ट रिप्लाई दे रही हूँ। मुझे पता है स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस हद तक पढ़ना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वहां पर बस आप ये याद रखिएगा NaCl सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, फिर आपके मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। 11वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। पर्वत निर्माण के निम्नलिखित में से किस चरण में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई है? अब देखिए हमने विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा माउंटेन से रिलेटेड कितने प्रश्नों को डिस्कस किया। कल मैंने आपसे टेस्ट में पूछा भी था कौन सी नदियां जो है बहती हैं इधर से, और आप में से कई बच्चों ने आंसर भी दिया था कमेंट में, अच्छी बात है वो, ठीक है। इससे आप थोड़ा सा लिखते हो, याद करते हो, एक इंटरेक्टिव सेशन होता है तो वो अच्छा होता है। मैंने आपको नर्मदा नदी के बारे में भी बताई थी कि किस तरीके से नर्मदा अमरकंटक से निकल रही है ना, और ब्लॉक माउंटेन से फ्लो होते हुए गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिर रही है, वो सब चीजें हमने डिस्कस की थी। इस प्रश्न को अगर हम देखें तो विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन आपके 3rd स्टेज में इनका फॉर्मेशन हुआ है, तृतीय चरण में। तो 11वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? सी है, ठीक है। 11th का सी सही है। अब हम बात करते हैं प्रथम चरण में, जिसको कि हम कैम्ब्रियन युग कहते हैं, ठीक है, कैम्ब्रियन एज कहते हैं। इसमें किसका, अगर हम भारत की बात करें, भारत में कैम्ब्रियन एज में कौन सी पर्वत श्रृंखला आपकी बनी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसी वजह से इसको हम रेलिक्ट और रेसिडुअल माउंटेन भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी है। सबसे पहले अरावली पर्वत श्रेणी याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम द्वितीय चरण में आते हैं, जिसको कि हम कैलिडोनियन युगीन कहते हैं। कैलिडोनियन युगीन में इसमें आपके क्या फॉर्म हुए? वेस्टर्न घाट, सॉरी ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं तीसरे चरण की, जिसको कि हम हार्शिनियन युगीन कहते हैं, इसमें किसका निर्माण हुआ है? अभी हमने डिस्कस किया विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत का। याद रखिएगा क्लास, मैच द कॉलम के फॉर्म में प्रश्न बन सकता है। एक तरफ आपको दिया जा सकता है अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है, फिर इधर आपको दिया जा सकता है ईस्टर्न घाट। और जब हम चौथे चरण की बात करते हैं, जिसको कि हम एल्पाइन एज कहते हैं, एल्पाइन एज में किसकी उत्पत्ति हुई है? हिमालय की हुई है, ठीक है। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और लघु हिमालय की उत्पत्ति कब हुई है? एल्पाइन चरण में, जो कि चौथा चरण था। तो आपको समझ में आ गया होगा पेपर में प्रश्न कैसे बनता है। सुमेलित करने को दे सकता है, एक तरफ आपको कैम्ब्रियन एज दिया जा सकता है, एक जगह एल्पाइन एज दिया है, ठीक है, हार्शिनियन
एज दिया है और इधर आपको यहाँ पर कौन कौन सी श्रृंखला का निर्माण हुआ है उनके नाम दिए हैं और मैच करने को। तो इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा क्लासेस का। चलिए 12वें प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे झील का प्रकार दिया है और दूसरी तरफ झील दी गई है, ठीक है। तो कौन सी झील किस प्रकार की है ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टेक्टोनिक लेक की बात की गई है, ठीक है, विवर्तनिक झील की बात की गई है। तो टेक्टोनिक झील का एग्जाम्पल कौन सा है एक बार देखते हैं, वुलर झील, ठीक है, टेक्टोनिक झील। चलिए ठीक है। लेगून झील की जब हम बात करते हैं तो लेगून झील तो आप सभी को पता है, लेगून झील का एग्जाम्पल कौन सा है, अष्टमुडी, ठीक है। हिमानी झील की जब हम बात करते हैं ग्लेशियर की, तो जहां पे ठंड होगी, ग्लेशियर की बात हो रही है, तो ये आपका हो गया राकसताल, ठीक है। और कृत्रिम झील की बात करें तो ये आपका क्या हो गया, कोडाई कैनाल झील, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो 4 3 2 1 4 3 2 1 सी में दिया गया है, सी आपका सही उत्तर है, सी आपका सही उत्तर है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और आपको पता ही होगा, जब भी हम वुलर झील की बात करते हैं जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बनी है, ये मीठे पानी की झील है, इतना पता ना, वुलर झील मीठे पानी की झील है। कहाँ पर है ये, जम्मू मतलब ये कश्मीर में है आपका, याद रखिएगा इतनी चीज। लेगून झील की जब हम बात करते हैं तो लेगून झील में आपका चिल्का झील भी आता है, पुलिकट झील भी आता है, अष्टमुडी झील भी आता है, कोलेरू झील भी आता है, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, जब हम चिल्का झील की बात करते, कई बार प्रश्न बना है, चिल्का झील की हम बात करते हैं, जो चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। और ये खारे पानी की झील है, ये भी चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप हिमानी झील की बात करते हैं, हिमानी झीलों की जो ग्लेशियर के कारण फॉर्म हुई है, तो उसमें आपका राकसताल हो गया, जितने भी ताल है, नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, ठीक है, समताल हो गया, रूपकुंड झील हो गई, ये सब आपके ग्लेशियर उससे फॉर्म हुए हैं। और कृत्रिम झीलों की बात करें तो गोविंद सागर झील और कोडाई कनाल झील याद रखेंगे आप। अच्छा एक पूछता है आपका क्रेटर झील, ठीक है, उल्का पिंड, अगर मैं सही हिंदी बोल रही हूँ, उसके गिरने से कौन सी झील फॉर्म हुई है और किस स्थान पे फॉर्म हुई है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। समझ गए, समझ गए होंगे। चलिए 13 प्रश्न को अब हम देखते हैं। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों संघ शासित प्रदेशों की सीमा चीन के साथ लगती है। तो चाइना के साथ कितने की सीमा लगती है आपके 3, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए एक मिनट, यहाँ पर अगर हम बात करें हाउ मेनी स्टेट यूनियन टेरिटरीज, दोनों की बात की गई है जो कि अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं चाइना के साथ, तो ये 5 हैं, 5 हैं। अब कौन कौन से हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ठीक है। और अगर हम बात करें तो अब तो आपको पता है जम्मू कश्मीर को यूटी ले लिया गया है, तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे लिखा भी है, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर। पुनर्गठन अधिनियम से पूर्व चीन की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती थी, किंतु अब केवल लद्दाख से लगती है। ये चीज आप दिमाग में अपने बनाए रखिएगा, अगर पेपर में दिया जाए तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे आप, ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है अब आपको ये चीज दे दे, तो आप याद रखेंगे अब तो अलग हो गया है, तो अब लद्दाख से लगती है, जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है, ठीक है। चलिए 4th, अच्छा पेपर में प्रश्न कैसे बन सकते हैं ये ध्यान में रखा करिए, जब भी पढ़ा करिए तो ये सोचा करिए कि कैसा प्रश्न बनेगा। यहाँ से 14 को देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी नहर सतलज नदी से नहीं निकाली गई है, ठीक है, कौन सी नहर सतलज नदी से नहीं निकाली गई है, सरहिंद, त्रिवेणी कैनाल, ठीक है, बाकरा नांगल तो एक ही, लेकिन यहाँ पे नांगल डैम कैनाल दिया है, बाकरा डैम दिया, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों को एक साथ हम बाकरा नांगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सतलज नदी की बात की गई है तो त्रिवेणी नहीं होगा, ठीक है। 14 का बी जो होगा वो आपका नहीं होगा। अगर हम त्रिवेणी कैनाल की बात करेंगे तो ये गंडक नदी से निकलती है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। सरहिंद की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि ये सतलज नदी पर बनाई गई है। नागला बांध की बात करेंगे और भाखड़ा बांध की बात करेंगे तो ये भी आपका सतलज नदी पर है, ठीक है।
चलिए, त्रिवेणी हमेशा याद रखिएगा किस पर है, गंडक पे। 15 प्रश्न को अब हम देखते हैं। महारत्न कंपनियां कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यकता नहीं होती है। सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा सही है, 5000 करोड़। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सी आपका सही उत्तर है। 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। बैंक दर में आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, बैंक दर में कमी के कारण वाणिज्यिक बैंक द्वारा ब्याज दर में कमी की जाती है। देखिए, बैंक रेट पे आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन कॉमर्शियल बैंक को प्रोवाइड कराता है, ये आपका गलत है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इज रिड्यूस बाय कॉमर्शियल बैंक ड्यू टू रिडक्शन इन बैंक रेट, ये आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आप समझिए, अगर बैंक रेट को हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है, बैंक रेट को मतलब बैंक रेट रिड्यूस होगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट पे पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी रिड्यूस होगा अगर बैंक रेट कॉमर्शियल बैंक रेट को रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे 16 का डी आपका सही होगा। और कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। और यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म लोन, चलिए इतना ठीक हो गया। और ये जो ऋण होता है ना, जो शॉर्ट टर्म लोन लिखा है वो याद रखिएगा, वो शॉर्ट टर्म लोन नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म लोन होता है। वहां पे गलती यही थी, वहां पे क्या दिया गया था, एक बार इसको देख लीजिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, अल्पकालिक नहीं दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। ये जो ऋण होता है वो दीर्घकालिक होता है। ठीक है, चलिए 17 प्रश्न को देखते हैं। भारत में पूंजी पर्याप्तता अनुपात किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई। यहाँ पर क्या बोला गया है, द कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, जो ये रिकमेंडेशन था CAR का, वो किस कमिटी की उस पर सिफारिश पर रिकमेंड की गई थी। तो यहाँ पे आपका आंसर है क्या क्या ऑप्शन दिए पहले इसको पढ़ लेते हैं हम। वासले कमेटी, रघुराम राजन कमेटी, नीलकंठ कमेटी या फिर JC राजीव कमेटी। तो आपका सही उत्तर क्या है, वासले समिति द्वारा। तो वासले समिति ने ये रिकमेंडेशन दिया था, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो की बात की थी। ठीक है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात की बात की थी इसमें इन्होंने। अच्छा, अगर एक और कमेटी का नाम दिया है कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो से रिलेटेड, तो आप याद रखेंगे कि नरसिम्हन कमेटी जो थी, नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश में कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो जो आपकी पूंजी पर्याप्तता अनुपात है उसको चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। 18 प्रश्न को हम देखते हैं। चाल और वेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। स्पीड और वेलोसिटी की बात की गई है, बोला गया है स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो आपकी सेम होती है, एंड द क्वांटिटीज ऑफ बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो सेम। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे जो स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो तो सेम होती है, एकदम सही है, लेकिन क्वांटिटीज ऑफ बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, ये गलत है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जब भी हम चाल की बात करते हैं, जो चाल एक अदिश राशि होती है, ठीक है, अदिश राशि होती है, लेकिन जो वेग की बात करते हैं तो वेग आपकी सदिश राशि होती है। ये चीज याद रखिएगा क्लास। ठीक है, 19 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किन किन माध्यमों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा होता है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की बात की गई है, तो यहाँ पर ठोस दिया है, द्रव दिया है, गैस दिया है। तो किसमें होता है बताइए, यहाँ पर द्रव्य और गैस में ना, द्रव्य और गैस में। तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा ए। 19 का ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन के द्वारा होता है। 20वां प्रश्न अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। पोटेशियम नाइट्रेट को कशिश का तेल भी कहा जाता है। अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान कम होता है।
ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, जो पोटेशियम नाइट्रेट होते हैं उसको हम कशिश का तेल कहते हैं, एकदम सही है। और थर्मल वैल्यू जो होती है गुड फ्यूल्स की वो आपकी यहाँ पर आपका ट्रू स्टेटमेंट लिखा है, सत्य लिखा है, तो याद रखिएगा क्लास, सत्य लिखा है। तो कशिश का तेल पोटेशियम नाइट्रेट को नहीं कहते हैं, ठीक है। और अच्छे ईंधन का उष्मीय मान कम होना चाहिए, ये भी गलत है आपका। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत है। यहाँ पर डी आपका सही उत्तर होगा। एक बार इसको चेक भी करते हैं हम, डी आपका सही उत्तर होगा। पोटेशियम नाइट्रेट को हम सोडा भी कहते हैं, ठीक है। कशिश का तेल हम किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक एसिड को। याद रखिएगा कशिश का तेल किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। अब पोटेशियम नाइट्रेट की जब भी हम बात करते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट को हम किसकी तरह यूज करते हैं, एक्सप्लोजन के लिए यूज करते हैं, विस्फोटक के लिए यूज करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसको उर्वरक के लिए भी यूज किया जाता है। उर्वरक की जब भी हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा एनपीके, एनपीके में नाइट्रोजन, पोटेशियम और आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बात करते हैं ना, एनपीके, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम पोटेशियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे इसको सोडा भी कहा जाता है और इसका उपयोग एक्सप्लोजन में, विस्फोटक में और उर्वरक दोनों में किया जाता है, ठीक है। और जब भी एक अच्छे ईंधन की बात होगी, अच्छे फ्यूल की बात होगी तो उसकी जो उष्मीय मान होती है वो अधिक होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि जितना ज्यादा उष्मीय मान होगा उतना ही अच्छा वह ईंधन माना जाएगा। ये तो थोड़ा सा समझने वाली चीज है ना, जितना ही ज्यादा उष्मीय मान होगा उतना ही ज्यादा वो ईंधन होगा, जितनी ही ज्यादा थर्मल वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा अच्छा वो फ्यूल होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। और यहाँ पर जो लिखा हुआ था कशिश ऑयल, वो किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, याद रखिएगा ये सब। 21 को देखते हैं हम। लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए। क्लास प्लीज ये चीज जरूर देख लिया करिए, ऊपर असत्य लिखा है कि सत्य लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर असत्य बोला है, फॉल्स स्टेटमेंट बोला है। क्या लिखा है, लाइकेन्स आर मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया। लाइकेन कवक और जीवाणु के मिश्रण से बने होते हैं। दूसरा दिया, इनमें चट्टानों का क्षरण करके खनिज को अलग करने की क्षमता होती है, ठीक है। दे हैव एबिलिटी टू सेपरेट द मिनरल्स बाय इरोडिंग द रॉक्स। देखिए जो भी लाइकेन्स है, कई बार पेपर में ये प्रश्न बना है कि एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर कौन है, तो लाइकेन्स जो होते हैं वो एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, इनका प्रेजेंस इंडिकेट करता है कि एयर पॉल्यूशन है। और जो लाइकेन्स होते हैं वो फंगी और बैक्टीरिया के नहीं बने रहते हैं, वो फंगी और एल्गी के बने रहते हैं, कवक और शैवाल के। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी वजह से इसको माइक्रोबायोन्ट कहा जाता है। इसके कवक घटक को माइक्रोबायोन्ट कहा जाता है, जबकि इसका जो शैवाल का जो घटक होता है उसको फाइकोबायोन्ट कहा जाता है। याद रखिएगा ये सब प्रश्न बना है। लाइकेन की जब भी बात करेंगे तो ये कवक और शैवाल से मिलकर, इंग्लिश में बता दूं, फंजाई और एल्गी के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनती है, तब लाइकेन्स होते हैं। पेड़ पे देखेंगे आप तो ऐसे छोटे 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 से होते हैं, वो होते हैं ऐसे ऐसे घास की तरह। अगर आप देखेंगे तो वो पेड़ों पे भी और चट्टानों पे भी ऐसे छोटे छोटे पेड़, मतलब बहुत छोटे माइन्यूट से होते हैं, ठीक है। और उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो चट्टानों का मतलब चट्टानों को इरोड करे, रॉक्स को इरोड करे। तो ये एकदम सही है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है मैंने बता दिया। तो यहाँ पे फॉल्स बोला था, इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 21 का ए आपका सही उत्तर है। 22वां प्रश्न देखते हैं। सूची 1 दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। यहाँ पे जड़ के टाइप दिए गए हैं और उनका उदाहरण दिया गया है। चलिए तो स्तंभ मूल की अगर हम बात करें, हिंदी में देखते हैं। स्तंभ मूल की बात करें तो ये किसकी, बरगद का जो पेड़ होता है उसका जो जड़ होती है वो स्तंभ मूल की तरह होती है। पान की बात करें तो आरोही मूल, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें अगर वायवीय मूल की तो ऑर्चिड, और फिर ये जटा मूल की तो ये मक्का। तो यहाँ पे 22वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्लास ये थोड़ा सा है ना, इसको एक बार आप लोग देखिएगा, इसको मन करेगा तो गूगल पे बस सर्च कर लीजिएगा, प्रॉप रूट किसकी होती है, क्लाइंबिंग रूट किसकी होती है, ठीक है। क्लाइंबिंग रूट तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे पान की हो गई, काली मिर्च की हो गई। 23वां देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का प्रकार नहीं है, टिश्यू का प्रकार नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उपकला,
उत्तक दिया है, संयोजी उत्तक दिया है, आंतरिक उत्तक दिया है और पेशी उत्तक दिया है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो आंतरिक उत्तक जो इंटरनल टिश्यूज होते हैं वो टिश्यू के टाइप नहीं होते हैं। जब भी हम टिश्यूज को डिवाइड करते हैं तो मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उपकला उत्तक, ठीक है, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक, ठीक है। जब हम उपकला उत्तक की बात करते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये पतले आवरण के रूप में होते हैं, ठीक है, जैसे त्वचा, मुख, गुहा, ग्रास नली, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है, उपकला उत्तक के, उपकला टिश्यू के, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, इसको मैं एक बार पढ़ के बता दूं आपको। उपकला उत्तक एक पतले आवरण के रूप में होता है जो कि त्वचा, मुख, गुहा, ग्रास नली, जीभ, किडनी आदि के बाहरी भाग में पाया जाता है, ठीक है। जब हम संयोजी उत्तक की बात करते हैं तो ये भ्रूण के मेसोडर्मा से उत्पन्न होता है, मेसोडर्म से उत्पन्न होता है और ये शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखेंगे सबसे अधिक मात्रा में कौन सा उत्तक पाया जाता है, संयोजी उत्तक पाया जाता है। पेशी उत्तक शरीर के सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों का निर्माण करता है। चलिए 24 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर भी ऑर्गन दिया है, बोन दिया है, ठीक है। साइंस से कुछ अलग किस्म के प्रश्न हैं आज। तो यहाँ पर देखिए कौन सा बोन किस ऑर्गन में प्रेजेंट है। जब हम सिर की बात करते हैं तो सिर में कार्पलस बोन मिलती है, ठीक है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में आपका एक मिनट क्लासेस को एक बार देखते हुए चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए एक बार फिर से देखते हैं। नहीं, जब हम सिर की बात करते हैं कार्पलस बोन सिर पे थोड़ी प्रेजेंट होती है। कार्पलस बोन आपकी इसमें पैर में ना, पैर में प्रेजेंट होती है। हेड में आपकी कौन सी बोन होती है, टेम्पोरल बोन होती है, ठीक है, टेम्पोरल बोन। चेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्कैपुला, ठीक है। फ्रंट फुट की बात करें तो कार्पल बोन्स कहाँ पर है, फ्रंट फुट पे। और अगर हम बात करें यहाँ पे पक्षपात की तो यहाँ पर आपकी फीमर जो होती है पैर के पिछले उसमें, ठीक है। ये याद रखिए, ये बैक फुट ऐसे मत लिखो, ये एकदम गलत ट्रांसलेशन कर देता है कभी कभी, इसको सही कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ए का फर्स्ट हो गया, बी का सेकंड होगा, स्कैपुला हो गया, ठीक है। अग्रपाद की बात करें तो यहाँ पे कार्पलस हो गया और पदपाद की बात करें तो यहाँ पर आपका हो गया फीमर। तो डी का थर्ड, ये डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए 25 देखते हैं। वातापी के चालुक्य में निम्नलिखित शासकों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन 1, फिर विक्रमादित्य 1, विजयादित्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने पुलकेशिन की बात कई बार सुना होगा इनके बारे में। अगर पुलकेशिन को अगर हम देखें तो पुलकेशिन के पहले आपके कीर्तिवर्मन आएंगे, तो 2-1, ठीक है। उसके बाद विक्रमादित्य, फिर विजयादित्य। तो 2-1-3-4, 2-1-3-4 होना चाहिए। सबसे पहले क्या कौन होंगे, कीर्तिवर्मन, फिर पुलकेशिन, फिर विक्रमादित्य, फिर विजयादित्य। ए आपका सही उत्तर है। चलिए 26 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मांडा का उत्खनन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका जगपति जोशी द्वारा किया गया था। मांडा साइट जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसको किसके द्वारा खोजा गया था, डायरेक्ट प्रश्न है, जगपति जोशी द्वारा। 26वें का सी आपका सही उत्तर है। अब क्लास देख लीजिए कुछ इंडस वैली साइट्स और वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस प्रोविंस में है। जैसे आलमगीरपुर मेरठ में है, ठीक है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी इंडस वैली साइट आपकी उत्तर प्रदेश में उसको आप याद रखेंगे। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, मेरठ में, ठीक है, ठीक है। आला दिनों की अगर हम बात करें तो ये कराची सिंध, कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आप बालू याद रखेंगे, ये कहाँ पर है, हरियाणा में है, ठीक है, याद रखिएगा। बाबरकोट कहाँ पर है, गुजरात में है। बनावली की जब हम बात करते हैं, बनावली हरियाणा में है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया है। बारगांव मैंने आपको फिर बोला है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बारगांव, ये सब याद रखेंगे आप, उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बरौर की बात करें तो ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। लोथल सभी को पता है, कई बार पेपर में पूछा है, गुजरात। मांडा की बात करें तो मांडा जो है वो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मांडी की बात करें, मांडी याद रखेंगे, MANDI, जब मांडी आएगा तो वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। मांडा कहाँ पर है,
बताओ, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। चाहनुदारों की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान में है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। दैमाबाद याद रखेंगे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, अहमदनगर में, ठीक है। धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ये हमने कुछ इंडस साइट्स याद किए, आपको बताया, रिवाइज कराया। ऐसे ही आप और इंडस वैली के जो साइट्स हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। 27वां प्रश्न हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। इस सभ्यता के लोग पशुओं को पालतू बनाकर पालते थे, ठीक है। और दूसरा है, भवन निर्माण हेतु केवल कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसका एविडेंसेस नहीं है। जानवर तो मिले हैं, जानवरों के तो साक्ष्य हैं, लेकिन उनको पालतू बना के पाला गया है इसके साक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। दूसरा देखिए, भवन निर्माण हेतु कच्ची ईंटें, अरे अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पक्की ईंटों का यूज करके घर बनाया गया। 2 मंजिल घर बने थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, 2-2 मंजिल, ठीक है। प्रॉपर रोड थी, आजकल वैसी तुम्हें दिखेगी नहीं इतने वेल मेंटेन्ड एस्टैब्लिश सिटीज, ठीक है। रोड प्रॉपर घर थे, टॉयलेट था, पानी के कुआं था, तो वो मतलब बर्न्ड ब्रिक से, पक्की ईंटों से बना था। तो दोनों ही गलत है, डी आपका होगा, डी। 27वें का डी आपका सही उत्तर है। चलिए 28 देखते हैं, फरेजी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को बताइए। फरेजी आंदोलन जो था, इट वॉज लेड बाय सैयद अहमद। इस आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद ने किया था और इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम धर्म की प्रतिकूल प्रथाओं को समाप्त करना था, ठीक है। जो एडवर्स प्रैक्टिस थी रिलीजन में उसको समाप्त करना था। यहाँ पर दोनों ही गलत है। 28 का डी होगा आपका, गलत पूछा है ना। हाँ देखिए क्लास, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। यही गलती पेपर में होती है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो इस वजह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, एक मिनट इसको हम वो करते हैं, इरेज करते हैं। यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय सैयद अहमद, ये तो गलत है। सैयद अहमद ने वहाबी आंदोलन किया था, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। दिस मूवमेंट एम एट द मूवमेंट वॉज टू एंड द एडवर्स प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन। देखते हैं हम, जब हम फरेजी आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ द्वारा स्टार्ट किया गया था 1804 में, ये याद रखिएगा, बंगाल में। सैयद अहमद वहां पे लिखा था, तो सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। बहावी आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था, मुस्लिम समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म करना। इनका उद्देश्य क्या था, मुस्लिम समाज में जो भी कुरीतियां हैं उसको खत्म करना, ठीक है, या इस्लाम के प्रतिकूल प्रथाओं को समाप्त करके सच्चे इस्लाम की स्थापना करना चाहते थे। ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर आपको पता चल गया ना, क्या था वहां पर। 29 को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक, फिर फाउंडिंग ऑफ रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ HSRA। याद रखिएगा, आप सभी को पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक हरिपुर सेशन हुआ था, एक आपका त्रिपुरी सेशन हुआ था, जो कि दोनों में आपके सुभाष चंद्र बोस की बात कही जाती है, ठीक है। जब त्रिपुरी सेशन हुआ था, इसी के बाद सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन करते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो 2 सेशंस हुए थे उसके बाद, क्योंकि पहले सेशंस में सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड किया था, लेकिन दूसरे सेशन में भी सुभाष चंद्र बोस को ज्यादा वोट मिला था, लेकिन लोग चाह नहीं रहे थे कि अब सुभाष चंद्र बोस फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड करे, तो कुछ उनके मतभेद हो गए थे। मतभेद के चलते उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन किया और आगे बढ़े और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ये चीज याद रखिएगा, त्रिपुरी सेशन के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा, ठीक है। तो 1 के बाद 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा रेडिकल पार्टी का वो, फिर आपका आएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ HSRA। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है, यहाँ पर सबसे पहले HSRA हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया, फिर आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, फिर त्रिपुरी सेशन हो गया, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी। 4 2 3 1 नहीं, यहाँ पे 4 1 2 3, इसको सही करिए, 4 1 2 3, 4 1 2 3 बी आपका सही उत्तर है,
ठीक है। HSRA की बात करें अगर हम, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की, तो इसका गठन कब हुआ था? आप सभी को पता है 1928 में दिल्ली में। एक इसके पहले HRA की बात करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, तो वो आपका याद रखिएगा वो पहले बना था, बाद में इसमें चल के सोशलिस्ट टर्म को ऐड किया गया 1928 में, और बोला गया कि इस एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई। भगत सिंह सब लोग इसी से एसोसिएटेड थे। काकोरी कांड जो हुआ था वो भी इसी की देन थी, HRA की देन थी। ये सब चीजें याद रखा करिए, थोड़ा सा दिमाग में एक सीक्वेंस बना के चलिए, ठीक है। कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था वो 1939 में हुआ था, याद रखिएगा। त्रिपुरी अधिवेशन में के बाद सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो 1940 में इसकी स्थापना होती है, किसके द्वारा? एम.एन. रॉय द्वारा। 30 प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी बताइए। यहाँ पर सबसे पहले आपकी घटित हुई थी वेवल प्लान, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। वेवल प्लान की घोषणा की बात करें तो 14 जून 1945 को ये घोषणा की गई थी। 31 देखते हैं हम, जनपद दिया है और मुख्यालय दिया है। क्लास आज थोड़ा सा ना टाइम का वो है, इशू है, इसी वजह से हम जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं प्रश्नों को। नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिया है, हेडक्वार्टर दिया गया है। तो संत कबीर नगर की अगर हम बात करें तो संत कबीर नगर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? खलीलाबाद में है, ठीक है। उसके बाद कौशाम्बी की अगर हम बात करें तो मंजनपुर में, ठीक है। कानपुर देहात की अगर हम बात करें तो कानपुर देहात का कहाँ पर है? फतेहगढ़ में है। और फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ पे अकबरपुर मट्टी में। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्राम विकास संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस जनपद में की गई थी? बताइए किस जनपद में की गई थी? ये लखनऊ में की गई थी। 32 का सी आपका सही उत्तर है। 33rd प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन कितनी है? बात कर रहे हैं टोटल पॉपुलेशन में, तो ये आपकी कितनी है? 68.8% है, याद रखिएगा। और नगरीय पॉपुलेशन कितनी है? 31.2%। 34 देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। 2001 और 2011 की जनगणना को अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो सेक्स रेशियो है वो 14 से इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर 2011 में अगर हम देखेंगे 2001 से 2011 के बीच में, तो उत्तर प्रदेश में जो शिशु लिंगानुपात था उसमें 14 अंकों से कमी आई। क्वेश्चन को समझिएगा, 2001 से 2011 की बात की गई है और उत्तर प्रदेश की बात की गई है, बोला गया सेक्स रेशियो की बात की गई है, लिंगानुपात की बात की गई है, उसमें 14 पॉइंट से वृद्धि आई। लेकिन जब हम शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो उसमें 14 अंकों से कमी आई। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। 34 का सी, देखिए सेंसस से कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, ठीक है। अगर हम लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं, तो 2001 में ये 898 थी और 2011 में ये 912 हुई, तो 14 अंकों की वृद्धि हुई। यहीं पे जब हम इन्फेंट सेक्स रेशियो की बात करें, शिशु लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, तो 2001 में ये 916 थी और 2011 में ये घटकर कितनी हो गई? 902 हो गई, तो 14 अंकों की कमी आई। चलिए अब आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, थोड़ा सा आज की क्लास में समय की शॉर्टेज होने के कारण मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन हिस्ट्री के प्रश्न जो हैं वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है, उसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? नागपुर, हैदराबाद, ठीक है, पणजी या फिर भोपाल। तो ये कहाँ पर आपका है? ये भोपाल में है। डी आपका सही है। 35 का डी सही उत्तर है। यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट के नाम दिए गए हैं, उनके हेडक्वार्टर दिए गए हैं, जैसे सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजामुंड्री, ठीक है, सेंट्रल रोड रिसर्च न्यू दिल्ली, नेशनल शुगर रिसर्च कई बार पूछा गया है कानपुर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, ये याद रख लीजिएगा क्लास। शुगर, सेंट्रल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। सेंट्रल पोटैटो कई बार पूछा गया है शिमला। इसी तरीके से नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हो गया। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ हो गया।
तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम 35 प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे आपसे। आज की क्लास में जो प्रश्न हमने डिस्कस नहीं किए हैं डीप में जाके, उसको हम आने वाले टेस्ट में कवर कर लेंगे। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। मेरा टारगेट ये था कि आज 35 प्रश्नों को एक बार आपको समझा दूं, ठीक है। तो धन्यवाद। आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ और डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब अच्छा जाए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।